हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है और उनमें डिफरेंस क्या होता है, साथ ही हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस की भी बात की थी। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। सबसे पहली बात आती है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती क्या हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्रिया कारक की जो कंसंट्रेशन होती है उसकी फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब फर्स्ट पावर ही आएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल ए एक रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है। जैसा कि आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसके लिए जब हम और इक्वेशन लिखेंगे वो हो जाएगी -dCA/dt इज इक्वल टू K1CA। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी टर्म क्या बता रही है। K1 है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ठीक है। और जो CA है वो ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। -dCA/dt ये टर्म रेट ऑफ रिएक्शन को बताती है, या मैं कहूँ कि ये बताती है कि ए की सांद्रता में समय के साथ होने वाली कमी, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो हमने जो इसके लिए रेट इक्वेशन देखी वो क्या हुई, -dCA/dt इज इक्वल टू K1CA। यहाँ पे सी ए की पावर एक है, एक को बताना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए एक रखा गया है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। माना ए रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए मोल पर लीटर है। टी समय के बाद, मतलब टी टाइम हो गया, उसके बाद ए के एक्स मोल प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो मैं ये कहूँ कि टी समय के बाद जब एक्स मोल प्रोडक्ट में बदल गए तो ए की जो बची हुई सांद्रता क्या हो जाएगी, A-X रह जाएगी। और अगर मैं इसका द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम में इसका मान रखूँ तो क्या आ जाएगा, -dA-X/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A-X। A- क्या है, किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट की बची हुई सांद्रता। इसको मैं लिख सकती हूँ dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A-X, ठीक है। dx/dt इज इक्वल टू K1A-X। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम हटाया तो क्या आया, रेट कांस्टेंट आ गया। K1 एक कांस्टेंट है जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट कहते हैं। ये जो इक्वेशन आई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल फॉर्म है। तो जो dx/dt इज इक्वल टू K1A-X, आपको ये जो 9 नंबर की टर्म दिख रही है ये क्या है, वेग समीकरण का डिफरेंशियल फॉर्म है। अब आप क्या करेंगे कि हम जो वेरिएबल हैं उनको अलग अलग करते हैं। dx के नीचे A-X ले आएंगे और dt को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो आपका क्या बना, dx/A-X इज इक्वल टू K1dt। ये 10 नंबर की इक्वेशन आपको दिख रही है, ठीक है। ये 10 नंबर की इक्वेशन आपको दिख गई, ठीक है। अब समीकरण 10 का है, हमें इंटीग्रेशन करना है। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको इंटीग्रेशन करने पे क्या मिला, -ln सॉरी स्टूडेंट्स, -ln A-X इज इक्वल टू K1T+C। इसका जब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त हुई, जहाँ पर C क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो dx/A-X का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें -ln A-X मिलता है। K1dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो K1 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और C इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। अब हम एक कंडीशन लेते हैं, वो कंडीशन ये है कि जब टेम्परेचर है वो टाइम ज़ीरो है, मतलब अभी क्रिया रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो आपको पता है जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जिसे हम एक्स से बताते हैं वो क्या होगी, ज़ीरो। एक्स का मान हमने ऊपर वाली इक्वेशन में ज़ीरो रख दिया तो आपका क्या बचा, -ln A, क्योंकि x क्या है, ज़ीरो, इज इक्वल टू जो कि t का मान ज़ीरो है तो K1T टर्म पूरी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो -ln A
इज इक्वल टू सी आ जाएगा। अब इस वैल्यू जो ये सी की वैल्यू आई है उसको हमें किस में इक्वेशन में रखना है, आपको इस सी की वैल्यू किस में रखनी है, इस वाली इक्वेशन में रखनी है। ठीक है, तो आपने रख दी सी की वैल्यू, सी की क्या वैल्यू क्या आप रखेंगे, माइनस एल एन ए, ये आपने सी की वैल्यू रख दी इस इक्वेशन में, तो आपको ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाएगी। क्या हो गई इक्वेशन, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन टी माइनस एल एन ए। हमने ये जो एल एन वाली टर्म है उसको हम एक साइड ले जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स प्लस एल एन ए इज इक्वल टू के वन टी, और इस फॉर्मूले से आप के वन निकाल लेंगे जो कि आएगा के वन टी इज इक्वल टू एल एन को अगर आप लॉग में बदल देते तो आपको पता ही है 2.303 लॉग हो जाता है, तो आपका आ गया के वन टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। टी को आप नीचे ले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, के वन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन लॉग ए माइनस एक्स। तो ये जो है, ये जो चीज़ आई, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। अगर आपको ए एक्स टी इसकी वैल्यू दे रखी है तो आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट निकालने के साथ आप इस रिएक्शन से टाइम वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपको रेट कांस्टेंट का पता है तो इस जो ये इक्वेशन आई, इससे आप चाहे टाइम निकालें चाहे आप रेट कांस्टेंट निकालें, वो कुछ भी निकाल सकते हैं। पहले जो ये वाली जो इक्वेशन आई इसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। हमने इससे पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़ी थी प्रीवियस स्लाइड में, फिर जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन करके हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल ली है। अब हम देखते हैं विल्हेमीस इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो हमने a और a माइनस एक्स लिया था उसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में हम व्यक्त करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभ में t जब 0 है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो रिएक्टेंट की सांद्रता हम क्या ले सकते हैं, C0। ठीक है, और जब t इस समय पर रिएक्टेंट की सांद्रता क्या हो जाएगी, Ct, तो हम a माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, Ct, और a को हम क्या लिख सकते हैं, C0। इस Ct और C0 की वैल्यू जब हमने ऊपर इंटीग्रेटेड इक्वेशन में रखी तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, और इसको जब फाइनली हम इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है Ct इज इक्वल टू सी नॉट ई माइनस के वन टी। ये इक्वेशन ये बता रही है कि जो टी टाइम पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई होती है एक्सपोनेंशियल माइनस के वन टी के। तो ये अगर आपको दे रखा हो और आपसे पूछे कि टी टाइम पे क्या कंसंट्रेशन होगी तो आप इक्वेशन की सहायता ले सकते हैं। ये टी टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इसे हम विल्हेमी समीकरण कहते हैं। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और हम देखेंगे कि ग्राफ से हम रेट कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। बच्चों, आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला आपको मिला था इंटीग्रेटेड इक्वेशन में। अब इस फॉर्मूले को हम अरेंज करते हैं, k1 को इधर ले जाएंगे और 2.30 को नीचे ले जाएंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। मैं log a अपॉन a माइनस एक्स को log a माइनस log a माइनस एक्स लिख सकती हूँ। ये ऊपर एक टर्म है ही, k1 अपॉन 2.303 एक कांस्टेंट टर्म है। आप देखेंगे रेट कांस्टेंट भी में किसी का भाग देंगे तो वो एक कांस्टेंट टर्म आएगी। अब log a माइनस, अगर फिर log a माइनस एक्स को इस साइड ले जाएंगे और इस पूरी टर्म को इस साइड ले जाएंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, log a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन 2.303 t प्लस log a। ये जो टर्म आपको मिली, अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ खींचेंगे। जब समीकरण में आप देख रहे हैं कि log a अपॉन a माइनस एक्स को, अगर मैं ये वाले इक्वेशन देखूं, log a अपॉन a माइनस एक्स को हम t के विरुद्ध अगर हम इसका एक ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से गुजरेगी और उसका जो ढाल होगा वो -k1 2.303
303 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पहला ग्राफ तो ये मिल गया कि लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स और टी के बीच में हमने ग्राफ खींचा तो हमें मूल बिंदु प्राप्त होगी और उसका जो स्लोप होगा वो ये होगा। आप ग्राफ देखिए, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स और टी के बीच में ग्राफ खींचा तो आप देख रहे हैं एक सीधी रेखा मिल रही है जिसका स्लोप K1 अपॉन 2.303 है। इसी तरह लॉग ए माइनस एक्स और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें नेगेटिव स्लोप का आरेख प्राप्त होता है। आप देखेंगे कि आरेख है -K1 अपॉन 2.303। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस समीकरण की हेल्प लेनी है। इसमें क्या होता है, y और x के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो जो m होता है इंटरसेप्ट होता है और c होता है वो स्लोप होता है। ठीक है, तो आप किसी भी समीकरण को इस तरह से व्यवस्थित करके ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दो ग्राफ दे रखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो स्लोप है उसके मान के द्वारा हम रेट कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं। जो भी स्लोप आएगा उसे हम 2.303 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ग्राफ के द्वारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को याद किया जा सकता है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ देखते हैं। हाफ लाइफ वह समय होता है जिसमें कि रिएक्टेंट आधा प्रोडक्ट में बदल जाता है। हम मान लेते हैं कि जो हाफ लाइफ है वो है टी हाफ। तो ए अगर प्रारंभिक सांद्रता है तो ये आधा अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो रिएक्टेंट की बची हुई सांद्रता भी ए माइनस ए अपॉन 2 हो जाएगी और प्रोडक्ट की सांद्रता भी ए अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, आप x की वैल्यू क्या आ गई आपकी a/2। तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन होती है इंटीग्रेटेड इक्वेशन, उसमें x की वैल्यू जब a/2 रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हैं कि टी हाफ की वैल्यू आती है 0.693 अपॉन K1। तो आप देख रहे हैं कि जो टी हाफ है उसमें एक विशिष्ट चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि जो टी हाफ है वो केवल रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। प्रथम कोटि की जो हाफ लाइफ होती है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि आपने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में देखा था कि जो टी हाफ है वो हाफ लाइफ पर डिपेंड करती है। तो चूँकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसी पर्सपेक्टिव में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है वो काफ़ी यूनिक रिएक्शंस होती हैं। आप इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी ही ले लें, लेकिन किसी एक रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होगी वो फिक्स होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई समझ में आपको। आप ये चीज़ मानिए कि ये बात हाफ लाइफ के लिए नहीं है। आप चाहे कितना भी प्रोडक्ट में कन्वर्जन देख लें, चाहे 1/2 देख लें, 1/4 देख लें, 3/4 देख लें, किसी भी तरह से रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो उसके लिए जो टाइम आता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो टाइम इन्वर्स होती है। टाइम कुछ भी लिया जा सकता है, मिनट, सेकंड, घंटा। तो आपका मिनट इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स, घंटा इन्वर्स हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट होती है उसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं आती है। तो कंसंट्रेशन कुछ भी हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेट कांस्टेंट का जो ऑर्डर है वो यूनिट है वो हमेशा टाइम इन्वर्स ही रहेगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें दे रखा है कि 90% रिएक्शन को होने में 10 मिनट का समय लगता है। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो x क्या हो गया आपका 0.9, क्योंकि 90% रिएक्टेंट क्या हो गया प्रोडक्ट में बदल गया। तो x की जगह तो आप क्या रख देंगे 0.9, क्योंकि 90% कन्वर्जन हुआ है। और टाइम की जगह रख देंगे 10 मिनट। ठीक है, और आप K1 का जो फॉर्मूला है K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, इसमें टाइम की वैल्यू रख देंगे और x की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू आप रखेंगे 1। अगर आप x, क्योंकि मतलब 1 मोल है उसका 90% कन्वर्ट हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, x क्या हो जाएगा 0.9 मोल। तो आपने ये सब वैल्यू रखी तो आपको K1 का मान पता चल जाएगा 0.2303
मिनट इनवर्स, मिनट क्यों? क्योंकि टाइम मिनट में दिए रखा है। तो ये एग्जाम्पल से आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का समझ में आया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये इतना ही पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, फिर हमने उसके रेट कांस्टेंट की पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, फिर हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाली, फिर हमने रेट कांस्टेंट की विलेमी समीकरण की बात की, फिर हमने हाफ लाइफ की बात की, और लास्ट में हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात की। साथ ही हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देखा कि किस तरह से स्लोप के द्वारा रेट कांस्टेंट का मान निकाला जा सकता है। साथ ही हमने एक दो एग्जाम्पल देखे जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से के अकॉर्डिंग थे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इन रिएक्शंस में एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन को होने में लगने वाला समय जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।